In previous lecture, we have discussed the explanation of mutarotation by ring structure of glucose. तो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, हेमी एसिटल फॉर्म होती है। और हेमी एसिटल फॉर्म में क्या होता है कि ईच ऑफ 2 अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेडिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर इनटू ओपन चेन। ओपन चेन में क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड फॉर्म होती है। और फिर जो ओपन चेन बनती है वो क्या होती है, रीक्लोजेज आइदर इन अल्फ़ा फॉर्म और इन इन्वर्टेड पोजिशन टू फॉर्म बीटा फॉर्म। और जो अल्फ़ा और बीटा आपस में दोनों भी क्या होती है, अगर रिवर्स जाती है तो क्या बनाती है, ओपन चेन। तो इस तरह से म्यूटारोटेशन है वो किस तरह से होती है, बाय फैसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, री ओपनिंग एंड री क्लोजिंग ऑफ ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है यहाँ पे कि किस तरह से जो साइक्लिक रिंग है वो ओपन अप किस तरह से होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे वाटर है हाइड्रोलाइज्ड होता है। वाटर जो न्यूट्रल है एज ए एसिड का बिहेव करता है और एज ए बेस भी बिहेव करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो अल्फ़ा का केस लेके चल रहे हैं, अल्फ़ा के केस में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइज वाटर की कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है, सबसे पहले तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, एज ए बेस काम करेगा। और जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है यानी कि हेमी एसिटल फॉर्म है, वहाँ पे फर्स्ट स्टीरियो सेंटर का जो हाइड्रोजन है उस वहाँ से प्रोटॉन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे प्रोटॉन H पॉजिटिव लेके गया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होंगे, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड के बीच में। जैसे यहाँ पे हुए तो कार्बन के पास तो ऑलरेडी 4 थी, तो ये क्या करेगा, फिर से बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके अब ये क्या करेगा, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है, वाटर में हो रही है, मीडियम एक्वस मीडियम है वहाँ पे, तो वहाँ से ये ईथरल बॉन्ड है CO, ये क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल। यानी कि सेम टाइम में यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, बेस का काम प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एसिड का काम प्रोटॉन है वो इस ईथरल लिंकेज को दे रहा है। तो अब अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। अब ये H2O है, यहाँ से H पॉजिटिव ले गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। क्लियर है। यहाँ पे इसको मैं इकट्ठा ही दिखा रही हूँ ग्लूकोज में नॉर्मल, क्योंकि हमारा मेन काम कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे रिएक्शन दिखानी है हमें कि रिंग ओपन अप कैसे हो रही है। C यहाँ पे क्या है, H। अब यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड CO लिंकेज ब्रेक हुई तो यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते यहाँ पे क्या आ गया, OH। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH यानी कि ओपन चेन बन गई, फ्री एल्डिहाइड हो गया यहाँ पे। और साथ में अब यहाँ पे क्या निकला, H2O+H यानी कि H3O पॉजिटिव, और साथ में यहाँ से क्या निकला है, OH नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल फिर से 2 बन जाएंगे, 2 यहाँ पे यूज़ हुए थे। तो वाटर क्या कर रहा है, जस्ट रिएक्शन में एक तरह से कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है, इस रिंग हेमी एसिटल फॉर्म को हाइड्रोलाइज्ड यानी कि इनिशिएट कर रहा है रिएक्शन के लिए। हेमी एसिटल फॉर्म है वो क्या हो रही है, ओपन अप हो रही है। इसी तरह बीटा की फॉर्म में क्या होता है, सेम में बीटा में जस्ट क्या होता है, बस हाइड्रोक्सी इस साइड होता है। अगर हम बनाएं यहाँ पे हाइड्रोक्सी है वो यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी फॉर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे CHOH थ्राइस इकट्ठा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हाइड्रोजन CH ये इस पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन है जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे CH2OH। मैकेनिज्म तो सेम होगा, सबसे पहले क्या होगा, वाटर एज ए बेस काम करेगा और यहाँ से प्रोटॉन है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव लेके जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन के यहाँ हो जाएंगे तो 5 वैलेंसी होगी, उससे पहले ये CO बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, क्लीव होके जो वाटर मॉलिक्यूल है अदर, वहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल। अब अगर हम देखें तो इस कार्बन पे क्या बचा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यानी कि एल्डिहाइड, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी ओपन चेन ग्लूकोज।
तो जैसे ही ये तो था मैकेनिज़्म ऑफ म्यूटा रोटेशन कि किस तरह से इस ग्लूकोज की हेमी एसिटल फॉर्म, चाहे वो अल्फ़ा फॉर्म हो या फिर वो बीटा फॉर्म हो, आपस में वाटर की प्रेजेंस में वाटर एज ए एसिड काम कर रहा है, ऑल्सो एज ए बेस काम कर रहा है। तो बेस और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड होके और इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे ही क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में इसने इसको ओपन अप किया, ओपन अप होते ये इतनी स्टेबल नहीं होती है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में का हाईली रिएक्टिव एल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है। जैसे ओपन चेन बनी फिर से ये इसके साथ टाइड अप होके अल्फ़ा भी बनाएगा एंड बीटा भी बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो अटेन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि ओपन चेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ये सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता है या फिर स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता है। नॉर्मली हमने जहाँ पे ओसाजोन बनाया था, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बना रहे थे तो कुछ रिएक्शन तो एल्डिहाइड की पॉसिबल है बट कुछ रिएक्शंस नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन है वो शो करता है ग्लूकोज, यानी कि ओसाजोन बनाता है, ऑक्साइन बनाता है। तो वो किस तरह से रिएक्शन होती है। सबसे पहले जैसे म्यूटा रोटेशन का केस मैंने बताया, यहाँ पे म्यूटा रोटेशन है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है होता है। जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं ना तो ग्लूकोज में इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन है, वहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म भी है, बीटा फॉर्म भी है, ओपन चेन भी है, यानी कि एक तरह से ये हमें पूरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है वहाँ पे। तो जैसे ही आपने अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डाला तो वो क्या करेगा, जो ये ओपन चेन है हालांकि बहुत कम अमाउंट में है, इवन लेस देन 0.5%, तो इस स्मॉल अमाउंट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो तो रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही उस 0.5 ओपन चेन के साथ रिएक्ट किया, यानी कि ये 0.5% ओपन चेन है वो क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है। तो कंज्यूम होते ही अगर हम भूल जाएं, एक बार ये लेके चलें, नॉर्मली अगर आप देखें कि कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रिएक्शन जितनी रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अगर हमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवानी है तो हमें क्या करना है, ये पी अगर कहीं आके फर्दर रिएक्ट करता जाए या कंज्यूम होता जाए तो ये बचेगा ही नहीं, फिर से बैक में जाने के लिए सारा का सारा रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में चला जाएगा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ओपन में आ रही है और ओपन चेन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ कॉन्टीन्यूअसली कंज्यूम हो रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, ये वाला पार्ट कंज्यूम होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ, अल्फ़ा फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ओपन चेन में, इधर से बीटा भी ओपन चेन में, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों कम्प्लीटली ओपन चेन में कन्वर्ट होती जाएगी और ओपन चेन फॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ यूज़ होती जाएगी, कंज्यूम होती जाएगी, रिएक्ट करती जाएगी। तो इस तरह से जितना भी ग्लूकोज आप लेके चले थे सारा का सारा ओपन चेन में कन्वर्ट होके और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन कई केस में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे सोडियम सल्फाइड है और आपका स्किप्स रिएजेंट है, उस केस में वो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो स्मॉल अमाउंट के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट ही नहीं करेगा। अगर एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गई तो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होते ही रिएक्शन है वो सारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन चेन में। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल है वो इतनी स्मॉल अमाउंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी, इनिशिएट नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, रिएक्शन जो अल्फ़ा एंड बीटा है यानी कि रिंग साइज है वो सारी की सारी ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो एल्डिहाइड की रिएक्शन है वो शो नहीं करेगा। तो इसीलिए ग्लूकोज जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना होने की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि सोडियम सल्फाइड एंड स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है। नेक्स्ट था लिमिटेशंस ओपन चेन की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड।
वहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लूकोज है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोसाइड बनाता है अल्फ़ा एंड बीटा, और वो ग्लूकोसाइड्स जो है वो स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा किस तरह से होता है? अगर हम देखें नॉर्मली यहाँ पे इस केस में मिथेनॉल है वो रिएक्ट करता है अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है OCH3 यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप से। तो हमने देखा दो आइसोमर्स बना रहे हैं मिथेनॉल के साथ, यानी कि अल्फ़ा ग्लूकोज रिएक्ट करके अल्फ़ा ग्लूकोसाइड बना रहा है और बीटा वाला रिएक्ट करके बीटा ग्लूकोसाइड्स बना रहा है। यानी कि ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन में अगर हम देखें प्रोडक्ट, तो जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा था, नए स्टीरियो सेंटर के केस में OH की जगह वहाँ पे OCH3। अब इस केस में क्या है कि उसकी लिमिटेशन हमने क्या बताई थी कि ग्लूकोज है, जहाँ पे ओपन चेन की लिमिटेशन डिस्कस की थी कि ग्लूकोज मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके दो आइसोमर्स बना रहा था, मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। तो इस केस में रिएक्शन कैसे होगी अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हेमी एसिटल। तो जहाँ हमने शुरू में आपको रिएक्शन बताई थी हेमी एसिटल एंड फुल एसिटल की, कि सबसे पहले क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाता है, अगर एक्सेस में हो तो फिर हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट करके एसिटल बनाता है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म किस तरह की है, हेमी एसिटल की, और ग्लूकोज को हम फर्दर फिर से मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो मिथेनॉल क्या करेगा, यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 यानी कि एसिटल की फॉर्मेशन। तो अगर हम हेमी एसिटल को मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल में। तो इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की है और ग्लूकोज में अल्फ़ा एंड बीटा दोनों फॉर्म किस फॉर्म में है, हेमी एसिटल फॉर्म है, रिंग स्ट्रक्चर, और वहाँ पे जब हम उसको मिथेनॉल के साथ ट्रीट बना रहे हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट सेंटर था स्टीरियो सेंटर, उस पर जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मिथेनॉल के OCH3 ग्रुप से। तो यहाँ पे मिथाइल आ गया है, तो इसलिए मिथाइल और अल्फ़ा आइसोमर था क्योंकि हाइड्रोक्सी क्या था यहाँ पे लेफ़्ट साइड, तो हाइड्रोक्सी अल्फ़ा डी राइट साइड, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड्स। तो ये एक आपका मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड्स और दूसरा जो बीटा ग्लूकोज से बनेगा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड्स। तो इस केस में जो ग्लूकोसाइड्स है वो क्या है, हेमी एसिटल ना होके एसिटल फॉर्मेशन है, फुल एसिटल बना हुआ यहाँ पे। और एसिटल का केस मैंने बताया था कि हेमी एसिटल है वो तो अनस्टेबल होता है, ईजिली हाइड्रोलाइज्ड होके ओपन अप हो जाता है और फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एसिटल है वो क्वाइट स्टेबल होता है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड एक्वस सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में ही एसिटल है वो ओपन अप होगा और फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एसिटल है, अगर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन लें तो स्टेबल है, ओपन अप नहीं होगा, ओपन अप नहीं होगा तो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, ओपन चेन में नहीं जाएगा। इसीलिए जो ग्लूकोसाइड्स है वो क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, या क्योंकि वो क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, और दोनों ही फेलिंग एंड टॉलेंस है वो इस फुल एसिटल जो ग्लूकोसाइड है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ग्लूकोज है हेमी एसिटल फॉर्म है उसको ईजिली रिड्यूस कर जाएंगे, क्योंकि हेमी एसिटल फॉर्म है वो अल्कलाइन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ईजिली ओपन अप होके इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाती है या फिर म्यूटा रोटेशन। तो ग्लूकोसाइड्स है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, बल्कि ग्लूकोज है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो जो भी लिमिटेशन थी ओपन चेन की वो सारी इस रिंग स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस डी ग्लूकोज का रिंग साइज़ है, यानी कि हमने इसी 5th कार्बन से ही अटैक क्यों करवाया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्सी टाई अप क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, या फिर 6th वाला टाई अप क्यों नहीं हुआ, सिर्फ 5th पोजीशन वाला टाई अप होके 6 मेंबर्ड की हेमी एसिटल रिंग ही क्यों बनी ग्लूकोज के अंदर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।